पुरानी दिल्ली जाओ और देखो कि वे बाजार में मुर्गियों को कैसे रखते हैं। तार की जाली के पिंजरों में कस कर भरे हुए वे अपने भाइयों के अंग अपने चारों ओर पड़े देखते हैं। वे जानते हैं कि अगला नंबर उनका है, फिर भी वे विद्रोह नहीं कर सकते। ठीक यही चीज इस देश में इंसानों के साथ की जाती है। अरविंद अडिगा के उपन्यास द व्हाइट टाइगर से ये लाइनें काफी चौंकाने वाली और ये हमें सीधे उस दुनिया में ले जाती हैं जिसकी हम आज बात करने वाले हैं। आज हम अरविंद अडिगा के 2008 के मैन बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यास द व्हाइट टाइगर इसकी गहराइयों में उतर रहे हैं और हमारे पास इसके लिए कई तरह के स्रोत हैं। अकादमिक विश्लेषण हैं, फिल्म रिव्यूज हैं, पढ़ने वालों की प्रतिक्रियाएं हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक स्टडीज भी हैं जो हीरो के किरदार को समझने की कोशिश करती हैं, और हाँ, लेखक के अपने कमेंट्स और थोड़ी बायोग्राफी भी है। तो हमारा मकसद है इन अलग अलग नजरियों को एक साथ लाना, ये समझना कि ये उपन्यास आज के भारत, महत्वाकांक्षा और नैतिकता के बारे में क्या कहता है। शायद कुछ ऐसी बातें जो हमें चौंका दें। तो चलिए इन स्रोतों की मदद से इस उपन्यास की परतें खोलते हैं। कहानी का सेंटर पॉइंट है बलराम हलवाई। बिहार का एक गांव है लक्ष्मणगढ़, जिसे अंधेरा कहा गया है, गरीब गांव। वहां एक रिक्शा चालक का बेटा है। ये उसका सफर भाई गरीबी से शुरू होता है, चाय की दुकान पर खटना, फिर दिल्ली में एक अमीर जमींदार जिसका नाम मजेदार है, द स्टॉक, उसके अमेरिका रिटर्न बेटे अशोक का ड्राइवर बनना, और आखिर में बेंगलोर में एक कामयाब उद्यमी। मतलब एक टिपिकल रैग्स टू रिचेस कहानी लगती है ऊपर से, पर इसमें कई ट्विस्ट हैं। कहानी असल में चिट्ठियों के रूप में है। 7 रातें, 7 लंबी चिट्ठियां जो बलराम लिखता है चीन के उस वक्त के प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ को। ये तरीका बलराम को एक बहुत ही कह सकते हैं अनोखी आवाज देता है। वो बहुत डायरेक्ट है, कभी कभी क्रूर भी लगता है, पर उसमें एक ईमानदारी है जो चौंका देती है। और उसकी भाषा, गहरा काला हास्य है उसमें, और सड़क वाली समझदारी। वो खुद को बड़े स्टाइल से सेल्फ टॉट एंटरप्रेन्योर कहता है। हाँ, और वो व्हाइट टाइगर वाला नाम स्कूल में एक इंस्पेक्टर ने दिया था, जंगल का सबसे रेयर, सबसे इंटेलिजेंट जानवर। ये एक तरह से सिंबल बन जाता है उसकी खासियत का। उसका असली नाम तो मुन्ना था, तो ये नाम उसे अलग बनाता है। सही कहा, उसे ये नाम मिला भी उसकी समझदारी के लिए था, पर विडंबना देखिए, गरीबी के कारण स्कूल जल्दी छोड़ना पड़ा। बिल्कुल, और शायद ये दुर्लभ होने का टैग उसे बाद में अपने कामों को सही ठहराने में भी मदद करता है। हाँ, ये टैग उसके अंदर एक खास होने का एहसास भरता है, जो बाद में उसके साइकोलॉजिकल प्रोफाइल के लिए, जैसा आपने कहा, इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए अब उन बड़े मुद्दों पर आते हैं जो ये उपन्यास उठाता है। सबसे पहले तो सामाजिक असमानता। ये 2 भारत वाली बात तो बहुत सुनी है, पर अडिगा के चित्रण में क्या खास है स्रोतों के हिसाब से? हाँ, ये अहम सवाल है। स्रोत बताते हैं कि अडिगा सिर्फ 2 भारत, एक लाइट मतलब अमीर चमकता हुआ और दूसरा डार्कनेस, गरीब शोषित दिखाते ही नहीं, वो जानबूझकर डार्कनेस के प्रतिनिधि बलराम की आवाज इस्तेमाल करते हैं। और ये आवाज सीधे सीधे उस शाइनिंग इंडिया वाले नैरेटिव को चैलेंज करती है जो उस समय चल रहा था। बलराम की कहानी उस चमक के पीछे की कड़वी सच्चाई है। उसके गांव लक्ष्मणगढ़ में वो 4 क्रूर जमींदार, हाँ, जिन्हें जानवरों के नाम दिए हैं, द स्टॉक, द वाइल्ड बोर, द बफेलो और द रेवन। ये नाम ही उनके शोषण को दिखाते हैं, अमानवीय शोषण। और इसी शोषण को समझाने के लिए वो मुर्गों का दड़बा या रूस्टर कूप का मेटाफर यूज करता है। मैंने शुरू में कोट किया था, अकादमिक विश्लेषण तो इसे उपन्यास का सेंट्रल आइडिया मानते हैं। हाँ, ये जबरदस्त मेटाफर है। जैसे बाजार में दड़बे में मुर्गे बंद हैं, एक एक कर कटते देखते हैं, लाचार, पर भागते नहीं। वैसे ही अडिगा कहते हैं भारत के करोड़ों गरीब इस शोषण के सिस्टम में फंसे हैं। बलराम कहता है गुलामी जैसे उनकी रगों में भर दी गई है। उसके शब्द थे कुछ ऐसे, 99.9% लोगों को सतत गुलामी में रहने के लिए ट्रेन किया गया है। एक ऐसी गुलामी जो इतनी मजबूत है कि आप मुक्ति की चाबी उनके हाथ में रख दें तो वे इसे श्राप के साथ वापस फेंक देंगे। ये सिर्फ पैसे की लाचारी नहीं, ये दिमागी गुलामी है जिसे तोड़ना नामुमकिन सा लगता है। और ये मानसिकता मालिक नौकर के रिश्ते में भी दिखती है। उपन्यास इसे बहुत बारीकी से दिखाता है। बिल्कुल, शोषण है, पावर का खेल है, कभी कभी झूठी हमदर्दी भी, लेकिन एक गहरी खाई हमेशा रहती है। जैसा महसूस करने की बात कहता है। जिस तरह कुत्ते अपने मालिक को समझते हैं, उसी तरह मैं भी अपने मालिक को समझ सकता था। ये लाइन बहुत चुभती है। जी हाँ, और एक जगह वो कहता है कि नौकरों की वफादारी ही पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है। कितना गहरा व्यंग्य है कि पूरा सिस्टम इसी शोषण और वफादारी के अजीब से बैलेंस पर टिका है। और जाति और वर्ग व्यवस्था की कठोरता,
उसे भी नहीं छोड़ा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बलराम को अपनी जाति हलवाई, जो पारंपरिक रूप से निचली मध्यम मानी जाती है, छिपानी पड़ती है। यहाँ तक कि धर्म को लेकर भी असुरक्षा है। वो अपने साथी ड्राइवर रामप्रसाद को शक के आधार पर कि वो मुस्लिम है, नौकरी से निकलवा देता है, मौके का फायदा उठाता है। ये दिखाता है कि सिस्टम कैसे लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देता है। तो ये जो रूस्टर कूप वाली मानसिकता है और शोषण का जाल है, ये सिर्फ गुलामी तक नहीं रहता है ना, ये कहीं ना कहीं उस भ्रष्टाचार को भी हवा देता है जो पूरे सिस्टम में फैला हुआ है। उपन्यास का एक और बड़ा थीम। निश्चित रूप से ये दोनों जुड़े हुए हैं। उपन्यास दिखाता है कि करप्शन कैसे जड़ों तक फैला है। कोयला खदानों में गैरकानूनी धंधा, नेताओं और पुलिस को रेगुलर रिश्वत, अशोक का परिवार द स्टॉक और उसका बेटा मुकेश, जिसे द मोंगूज कहा गया है, सरकारी खदानों से कोयला चुराकर और टैक्स न चुकाकर ही तो अमीर बना है। हाँ, वो मंत्रियों को रिश्वत देते हैं खुलेआम। ये कोई छुपी बात नहीं, सिस्टम का हिस्सा है। बिल्कुल। और कहानी का सबसे बड़ा टर्न तब आता है जब बलराम, जो शुरू में सीधा साधा लगता है, खुद इस करप्शन और हिंसा का हिस्सा बन जाता है। वो अपने मालिक अशोक का कत्ल कर देता है। अब कई रीडर्स मानते हैं कि ये सिर्फ हालात का नतीजा था, लेकिन कुछ अकादमिक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण उसके अंदर के संघर्ष पर ज्यादा जोर देते हैं। स्रोतों में इस पर क्या बैलेंस दिखता है? इस पर अलग अलग राय है, जो इसे और दिलचस्प बनाता है। हालात तो थे ही, लगातार बेइज्जती, पिंकी मैडम वाले हिट एंड रन केस में उसे फंसाने की कोशिश, परिवार की गरीबी से निकलने की बेचैनी, लेकिन मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, खासकर जो अल्फ्रेड एडलर के सिद्धांतों पर आधारित है, वो उसके गहरे हीनता बोध या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की तरफ इशारा करते हैं। लगातार अपमान सहना, अपनी गरीबी, अपनी कम शिक्षा पर शर्म महसूस करना, मालिक उसे एक गांव का बेवकूफ या बंदर कहते हैं, ये सब मिलकर उसके अंदर एक रिएक्शन पैदा करते हैं। अच्छा। और ये रिएक्शन उसे एक झूठे श्रेष्ठता बोध या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की तरफ ले जाता है। वो खुद को वो खास व्हाइट टाइगर समझने लगता है, नियमों से ऊपर। वो अपने जुर्म को अशोक का कत्ल, टूटी बोतल से गला काटकर और पैसों से भरा बैग लेकर भाग जाना अपनी आज़ादी और उद्यमी बनने के लिए ज़रूरी कदम मानता है। हाँ, वो कहता है मैं बस एक आदमी बनने का मौका चाहता था और उसके लिए एक हत्या काफी है। बिल्कुल। और बाद में बेंगलोर में वो खुद वही भ्रष्ट तरीके अपनाता है, पुलिस को रिश्वत देना, अपने ड्राइवर के एक्सीडेंट को दबाना। वो कहता है मैं जागा हुआ हूँ और बाकी सब सो रहे हैं, बस यही फर्क है। उसकी मानसिकता पूरी तरह बदल चुकी है। तो ये सिर्फ बाहरी सिस्टम का दोष नहीं, बल्कि इंसान के अंदर के मनोवैज्ञानिक बदलाव की भी कहानी है, और ये बदलाव उसे उद्यमिता की तरफ ले जाता है। उपन्यास का एक और अहम थीम, लेकिन अडिगा का उद्यमिता का चित्रण भी नॉर्मल सक्सेस स्टोरी जैसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। अडिगा शाइनिंग इंडिया के दौर में जो ये एंटरप्रेन्योरशिप का हल्ला था, उस पर तीखा कटाक्ष करते हैं। वो दिखाते हैं कि इकोनॉमिक बूम का फायदा बस कुछ लोगों तक ही सीमित है और इसने असमानता को और बढ़ाया है। अडिगा ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि वो उन 95% लोगों की कहानी कहना चाहते थे जो इस चमक दमक से बाहर है, ना कि उन 5% की जो मीडिया में छाए रहते हैं। बलराम का वो मशहूर कटाक्ष याद है जो वो चीनी प्रधानमंत्री को लिखता है, जनाब, लगता है आप चीनी लोग हर मामले में हमसे बहुत आगे हैं, सिवाय इसके कि आपके पास उद्यमी नहीं है। और हमारे देश में हालांकि पीने का पानी, बिजली, सीवेज सिस्टम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सफाई, अनुशासन, शिष्टाचार या समय की पाबंदी नहीं है, लेकिन उद्यमी हैं हजारों हजार, खासकर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। ये लाइनें बहुत कुछ कहती हैं। हाँ, ये सिस्टम पर गहरा व्यंग्य है। और विडंबना देखिए, बलराम की अपनी सफलता भी तो अपराध और धोखे पर बनी है। उसने अशोक का नाम, उसकी पहचान चुराई है। वो वही भ्रष्ट तरीके इस्तेमाल कर रहा है जिनसे वो नफरत करता था। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है जो कई विश्लेषक उठाते हैं, क्या उसकी आज़ादी असली है? क्या वो सच में रूस्टर कूप से आज़ाद हो गया है, या वो बस एक सोने के पिंजरे में फंस गया है? मतलब वो अमीर है लेकिन अकेला है। हाँ, उसे डर है कि उसके परिवार को शायद अशोक के परिवार ने मार डाला होगा बदला लेने के लिए। उसके कोई सच्चे दोस्त नहीं है। उसकी सफलता की कीमत बहुत भारी है। क्या है, ये सवाल भी उठता है, और इसी से जुड़ा है शिक्षा का महत्व। उपन्यास इसे बार बार छूता है। बलराम की पूरी कहानी एक तरह से उस रूस्टर कूप से आजादी की तलाश ही तो है। हाँ, और वो इस आजादी को ज्ञान से, दुनिया को समझने से जोड़ता है। एक जगह वो शायर इकबाल का जिक्र करता है, जिस पल तुम दुनिया की खूबसूरती पहचान लेते हो, तुम गुलाम नहीं रहते। ये दिलचस्प विचार है कि अवेयरनेस ही मुक्ति का पहला कदम है।
वो मजाक में ये भी कहता है कि अगर हर गरीब लड़के को पेंटिंग सिखा दी जाए तो भारत में अमीरों का राज खत्म हो जाएगा। शायद इसलिए कि कला आपको दुनिया को अलग नजर से देखना सिखाती है। लेकिन विडंबना यह है कि बलराम खुद फॉर्मल एजुकेशन पूरी नहीं कर पाया था। चाय की दुकान पर काम करने के लिए स्कूल से निकाल लिया गया था। बिल्कुल, और वो इस कमी को महसूस करता है। वो खुद को आधा पका कहता है, हाफ बेक्ड, लेकिन उसमें सीखने की प्यास जबरदस्त है। वो फॉर्मल शिक्षा की कमी को अपने तरीके से पूरा करता है। चाय की दुकानों, कैफे में लोगों की बातें सुनकर, फेंके हुए अखबार पढ़कर, अपने मालिकों की बातचीत से सीखकर। अच्छा। वो कहता है कि ऐसे आधे अधूरे पढ़े लोगों के दिमाग में विचारों का एक अजीब म्यूजियम बन जाता है। इतिहास, गणित, राजनीति, ज्योमेट्री के आधे अधूरे टुकड़े जो आपस में मिलकर नए आधे अधूरे नचार बनाते हैं, और इन्हीं पर वो जीता है और काम करता है। ये दिखाता है कि ज्ञान सिर्फ स्कूलों में नहीं मिलता, अनुभव और ऑब्जर्वेशन से भी आता है। उपन्यास की स्टाइल पर भी बात करते हैं। एकेडमिक स्रोत इसे पिकारेस्क उपन्यास कहते हैं। ये शायद सबके लिए जाना पहचाना ना हो। इसका क्या मतलब है और ये बलराम पर कैसे फिट बैठता है? पिकारेस्क, ये स्पेनिश शब्द पिकारो से आया है, जिसका मतलब होता है एक चालाक, बदमाश या आवारा किस्म का हीरो जो अक्सर समाज के निचले तबके से आता है। पिकारेस उपन्यास में कहानी इसी पिकारो हीरो के नजरिए से सुनाई जाती है। वो समाज में घूमता है, अच्छे बुरे अनुभव लेता है, कई बार नैतिक रूप से गलत काम भी करता है, और उसकी यात्रा के जरिए समाज की कमियों और पाखंड पर व्यंग्य किया जाता है। तो बलराम एक मॉडर्न इंडियन पिकारो है। बिल्कुल। उसे इस तरह देखा जा सकता है। वो लक्ष्मणगढ़ से धनबाद, फिर दिल्ली, फिर बैंगलोर, इस पूरे सफर में वो भारतीय समाज की कई कड़वी सच्चाइयां दिखाता है। गरीबी, भ्रष्टाचार, जातिवाद, मालिक नौकर का शोषण। और पिकारेस्क हीरो अक्सर अपनी हालत सुधारने के लिए किसी भी हद तक जाता है, जैसे बलराम कत्ल करके करता है। लेकिन अगर वो एक पिकारो है, चालाक है, नैतिक रूप से संदिग्ध है, तो क्या हम उसकी कहानी पर पूरी तरह यकीन कर सकते हैं? वो ये कहानी चीन के प्रधानमंत्री को सुना रहा है, शायद खुद को सही ठहराने के लिए, अपनी सक्सेस का बखान करने के लिए। ये उपन्यास का एक बहुत ही अहम और कॉम्प्लेक्स सवाल है। पिकारेस्क हीरो अक्सर अविश्वसनीय कथावाचक होते हैं, मतलब उन पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता, अनरिलायबल नरेटर। बलराम की कहानी कितनी सच्ची है, कितनी बनावटी, ये पाठक को तय करना होता है। क्या वो वाकई उतना समझदार और जागा हुआ था जैसा वो दिखाता है, या ये बाद में गढ़ी गई कहानी है? यहीं पर एकेडमिक विश्लेषण गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक के उस मशहूर सवाल को लाते हैं, कैन द सबाल्टर्न स्पीक? हाँ, क्या हाशिए पर धकेला गया इंसान, सबाल्टर्न, जिसकी आवाज अक्सर दबा दी जाती है, अपनी कहानी, अपनी शर्तों पर ईमानदारी से कह सकता है, या सत्ता का ढांचा उसे ऐसा करने ही नहीं देता? अडिगा शायद जानबूझकर एक ऐसे अविश्वसनीय, नैतिक रूप से कॉम्प्लेक्स हीरो का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो नव उदारवादी सिस्टम और शाइनिंग इंडिया के मिथक पर ज्यादा तीखा, ज्यादा असरदार व्यंग कर सकें। मतलब बलराम की सफलता को एक हीरो की जीत की तरह नहीं देखना चाहिए। उपन्यास को जो रिएक्शन मिला वो भी काफी मिक्स था। 2008 में मैन बुकर प्राइज मिला, बेस्ट सेलर बनी। अडिगा उस समय ये प्राइज जीतने वाले काफी युवा लेखक थे, ये बड़ी बात थी। हाँ, उपलब्धि बहुत बड़ी थी, लेकिन साथ ही कंट्रोवर्सी भी हुई, भारत में और बाहर भी। कुछ क्रिटिक्स ने कहा कि ये उपन्यास भारत की एक तरफा, बहुत ज्यादा नेगेटिव तस्वीर पेश करता है, कि इसमें सिर्फ गरीबी, गंदगी और भ्रष्टाचार ही है। हाँ, उनका मानना था कि ये वेस्टर्न ऑडियंस के लिए भारत की जो स्टीरियोटाइप्ड इमेज है उसे और पक्का करता है। और अडिगा का इस पर क्या कहना था? अडिगा ने इन बातों को नकारा। उन्होंने कहा कि कहानी भले फिक्शनल हो, लेकिन ये भारत के लाखों लोगों की सच्चाई के करीब है। उन्होंने कहा कि ये जरूरी है कि इस दूसरे भारत की कहानियां भी कही जाएं, सिर्फ उन ऊपरी 5% लोगों की नहीं जो तरक्की का फायदा उठा रहे हैं। उनका मकसद सनसनी फैलाना नहीं था, नहीं, बल्कि एक जरूरी सामाजिक सच्चाई को सामने लाना था, ऐसा उनका कहना था। और फिर 2021 में नेटफ्लिक्स पर इसकी फिल्म भी आई। रमीन बेहरानी ने डायरेक्ट की। फिल्म को भी काफी तारीफ मिली। हाँ, फिल्म काफी सफल रही। आदर्श गौरव ने बलराम का रोल बहुत दमदार तरीके से निभाया। उन्हें बाफ्टा में बेस्ट एक्टर का नॉमिनेशन भी मिला। प्रियंका चोपड़ा जोनेस पिंकी थी और राजकुमार राव अशोक।
फिल्म को ऑस्कर नॉमिनेशन भी मिला था शायद, बेस्ट अडेप्टेड स्क्रीन प्ले के लिए। जी हाँ, हालांकि कुछ रिव्यूज में ये सवाल भी उठा कि क्या फिल्म किताब के गहरे व्यंग को, बलराम की आवाज के तीखेपन को और वो अविश्वसनीय कथावाचक वाली बात को पूरी तरह पकड़ पाई। पर ज्यादातर लोगों ने माना कि फिल्म ने उपन्यास के मूल भाव को काफी हद तक बनाए रखा, खासकर आदर्श गौरव की एक्टिंग के जरिए। तो इन सभी स्रोतों को मिलाकर देखें तो द व्हाइट टाइगर सिर्फ एक एंटरटेनिंग या सेंसेशनल कहानी नहीं है। ये मॉडर्न इंडिया के गहरे विरोधाभासों, ग्लोबलाइजेशन के दौर में महत्वाकांक्षा की भारी कीमत और हाशिए पर पड़े लोगों की एक तरह की विस्फोटक आवाज का शक्तिशाली और हाँ, बेचैन करने वाला चित्रण है। ये दिखाता है कि कैसे एक इंसान अपनी किस्मत बदलने के लिए, उस रूस्टर कूप को तोड़ने के लिए किस हद तक जा सकता है। बिल्कुल, और ये उपन्यास हमें उन सवालों से जूझने पर मजबूर करता है जो सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, दुनिया की किसी भी तेजी से बदलते समाज पर लागू होते हैं। जब असमानता हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो नैतिकता के मायने क्या रह जाते हैं? सफलता की परिभाषा क्या है? क्या नव उदारवाद एक तरह के सोशल डार्विनिज्म को जन्म देता है, जहां कमजोर को कुचलकर ही आगे बढ़ा जा सकता है? बलराम की कहानी इन सवालों को बहुत तीखेपन से उठाती है। और आखिर में एक विचार जो ये उपन्यास हमारे लिए छोड़ जाता है, जिस पर शायद हम सब सोच सकते हैं। क्या मुश्किल हालात और सिस्टम के शोषण पर जीत पाने के लिए, खासकर जब कोई समाज के सबसे निचले पायदान से उठ रहा हो, तो महत्वाकांक्षा को नैतिकता की बलि देनी ही पड़ती है? क्या रूस्टर कूप तोड़ने का रास्ता हमेशा हिंसा और अपराध से होकर ही गुजरता है, जैसा बलराम के मामले में हुआ? या मुक्ति के, आज़ादी के और रास्ते भी हो सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।